गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सादानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और हमेशा पूछे भी जाते रहेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो है बिना हम लोग समय गंवाए सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक है थ्योरीज एंड स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरीज एंड स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। बाल विकास की कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से थ्योरीज दिए गए हैं, उन थ्योरीज को देखेंगे एक करके। और मुख्य रूप से जो उनकी अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेज हैं, उन स्टेजेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। इसका जो एमसीक्यू होगा वो नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपको सभी को पता है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है उसके बारे में बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कोर्स क्लासेस भी मिलती है, साथ साथ आपको वीडियो नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टॉपिक आपको पता चल गया होगा, तो हम लोग सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे आ लेते हैं कि हमारा टॉपिक का नाम ही है क्या है, थ्योरीज एंड स्टेजेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। है ना, बच्चों की जो विकास होती है, बच्चों की विकास के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कुछ थ्योरीज दिए हैं। तो उन थ्योरीज को हम लोग देखेंगे, अर्थात उस सिद्धांत को देखेंगे और उनके द्वारा बताए गए अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, एनईपी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये तो हमारा टॉपिक है, इसी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसमें इस बार ऐड किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर क्या है, इसमें दिया हुआ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इसको भी जो है इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया आपको कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इस टोटल के बारे में हम लोग जो है इसी वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले हम लोग स्टेजेस को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर तो हम अच्छा से इस चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। जैसा आप इस डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना, कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मुख्य स्टेजेज होता है, ठीक है, तो वो क्या क्या है। पहला, इन्फेंसी एज। ठीक है, आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा, है ना। तो और मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये पीडीएफ जो है आपको यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, है ना। फ्री ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कोर्स मिल रहा है तो आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मटेरियल का ये नहीं है। ठीक है, आप इसका कंपेयर भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी क्लासेस से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो में जो है कोई कंप्रोमाइज़ या क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पहला क्या है, इन्फेंसी एज। ठीक है, तो इन्फेंसी एज जिसको हम लोग शैशवावस्था भी कहते हैं, और ये 0 से 2 साल तक चलता है दोस्तों, है ना। तो बच्चे के जन्म से लेकर के, है ना, अगले 2 साल तक। अब यहाँ 0 से लेकर के मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है, वहाँ से लेकर के 2 साल तक का जो एज होता है, ठीक है, वो इन्फेंसी। वैसे तो हम लोग ये मान के नॉर्मली चलते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से लेकर के 2 साल, ठीक है, तो इस एज को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंसी एज। ठीक है, फिर है, तो ये बस याद रखना है 0 to 2 ईयर, ये पूरा इन्फेंसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड, है ना। अगला स्टेज क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, इसको हम लोग आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदी में थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक बहुत बार हो जाता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप जब हम बोलेंगे उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे क्या बोल पा रहे हैं, बाकी इंग्लिश में सारा चीज़ करेक्ट होगा। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड, है ना, सेकेंड स्टेज हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 ईयर तक का एज होता है, जिसको हम लोग आरंभिक बाल्यावस्था
कहते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, अर्थात मध्य बाल्यावस्था जो 6 से 12 साल तक की होती है। तीसरा है एडोलेसेंस एज, है ना, जिसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं, जो कि 13 से 18 साल तक के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसको कहीं कहीं 12 से भी 18 मान के चलता है ना, तो नॉर्मल बस इसको इस रेंज को आप पकड़िएगा, है ना, अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। और प्रौढ़ावस्था, है ना, एडल्टहुड, इसको इंग्लिश में एडल्टहुड कहेंगे और हिंदी में प्रौढ़ावस्था, जो कि 18+18 के बाद का जो होता है, ठीक है, ये नॉर्मली सब में यही रहता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है तो रेंज में थोड़ा बहुत एक आध 2 साल आगे पीछे भी होगा तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप आराम से इसको पकड़ लेंगे। और ये जो दिया गया है, ये हमने जो है अधिकतर जो बुक में जो चीज़ें दी जाती है उसको कंपेयर करते हुए हमने आपको लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि चाइल्डहुड बच्चों का जो डेवलपमेंट है ना, इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक का, तो उसका जो है स्टेजेस क्या क्या है, तो हमने आपको बताया सबसे पहले है इन्फेंसी, ठीक है, एक बार हम इसको मिटा लेते हैं। तो क्या बताया, सबसे पहले इन्फेंसी है जो कि 0 से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, फिर मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल, एडोलेसेंस 13 से 18 और एडल्टहुड 18+। इस स्टेजेस को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों। चलिए अब जो है इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे आपको बता दें, इसको जो है इसी वीडियो में आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल एक एक थ्योरीज के बारे में, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम इंट्रो यहाँ दिखा दें, जैसे हम लोग पियाजे ने कौन कौन सा डेवलपमेंट थ्योरी दिया, इसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। देखिए पियाजे का स्टेजेज हो गया, फिर आपको इसी में हम लोग जो है एरिक्सन का साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है ना, मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसी में आपको देखने को मिलेगा कोहलबर्ग का सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो एक एक चीज़ के बारे में सेगमेंट फ्रॉइड्स का सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी देखेंगे, तो सारा कुछ हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, है ना। चलिए, तो ये जो है थोड़ा सा प्रीव्यू है थ्योरीज के बारे में। तो पहला क्या है, बाल विकास के चरण और उनकी विशेषताएं, अर्थात स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट में क्या है, शैशवावस्था, था हमने क्या कहा, इन्फेंट एज, जिसको 0 से 2 साल माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या होती है दोस्तों। चलिए, तो 0 से 2 साल के बीच में जो है अवस्थाएं जो आपको देखने को मिलती है, मैं थोड़ा इंग्लिश में लेकर के चलता हूँ क्योंकि हिंदी में कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश वाले को, है ना, करेक्ट मान के चलते हैं। तो इन्फेंट एज जो 0 से 2 साल में है, वो आपको कौन कौन सा चीज़ देखने को मिलेगा। तो पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का कंसेप्ट जो है, और इसको किसने दिया है, एरिक्सन ने, ठीक है। यदि आपको यहाँ क्लियर कट नहीं दिखाई दे तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, बस इसको ध्यान से आप सुने, बाकी इसी कंसेप्ट को जो है आगे हम इसी वीडियो में लेकर के डिटेल में देखेंगे। क्लियर है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है उसको लेकर के। तो आप जैसा देख पा रहे हैं पहला क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रस्ट डेवलप्स थ्रू कंसिस्टेंट केयर, है ना। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है ये क्या है ना, जब 0 से 2 साल का बच्चा रहता है, ठीक है, ये भरोसा बनाम विश्वास, है ना, ये सिद्धांत जो एरिक्सन के द्वारा दिया है, जिसमें 0 से 2 साल का बच्चा जो है वह किसी एक नए व्यक्ति को, है ना, कोई भी व्यक्ति उसके लिए नया ही रहता है, ऐसे केस में वो क्या करता है, ट्रस्ट करने सीखता है ना, जैसे किसी भी व्यक्ति पर, है ना, प्यार, या फिर जैसे माँ के साथ जो है उसका लगाव, है ना, जब भी माँ फीडिंग कराती है तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि हाँ ये इससे ये जो है हमें मिल्क फीड कराएगी या फिर जो भी है प्यार स्नेह देगी, तो इस तरह से वो धीरे धीरे ट्रस्ट करने सीखता है। आज किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो है जाना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि वह उस केस पे वो क्या करता है, मिस ट्रस्ट करता है, अगले पर विश्वास नहीं करता। तो ये कंसेप्ट किसने दिया, एरिक्सन ने दिया है, ठीक है। तो ये शैशवावस्था का एक गुण है, समझ में आ गया। और ये ट्रस्ट डेवलप होता है किसके थ्रू, कंसिस्टेंट केयर, लगातार जो है बच्चों को जो है ध्यान दिया जाता है, केयर किया जाता है, इससे धीरे धीरे उसके ऊपर जो है ट्रस्ट डेवलप होता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अगला इसी में जो है सेकेंड क्या है, सेंसरी एक्सप्लोरेशन, है ना, ये पियाजे का दिया हुआ है, ठीक है। वह क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं,
हिंदी में ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। तो वह ज्ञानेंद्रियों को एक्सप्लोर करता है, ज्ञानेंद्रियों से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है इस एज में बच्चा, है ना। जो कोई भी चीज़ को छुएगा, देखेगा और छू के, है ना, टच करेगा मुंह में, है ना, जीभ के माध्यम से कि कैसा है चीज़ें, है ना, खट्टा है मीठा है, उसके आधार से वो चीज़ों को खाना पसंद करेगा। या फिर कोई भी चीज़ को टच करके देखेगा, गर्म है ठंडा है। तो इस तरह से वो छोटा बच्चा जो है बस टच करके, छू के, देख के ही हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। सिमिलरली अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग, ठीक है, ये बॉल्बी का दिया हुआ सिद्धांत है। तो अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग भी जो है बच्चा जो है 0 से 2 साल के एज में सीखता है। अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग कहने का मतलब है कि लगाव और बंधन, ठीक है, माता पिता के साथ या फिर अन्य व्यक्ति के साथ जो है वह कब सुरक्षित महसूस करता है, कब नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये मुख्य था विशेषता 0 से 2 साल के बच्चों का। आगे है टोडलर अवस्था। सेकेंड अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? टोडलर अवस्था भी कहते हैं। 2 से 4 साल या फिर 2 से 4 साल वाली एज में जो है आपको 2 से 4 टोडलर कहा गया है, लेकिन 2 से 6 को टोटल हम लोग अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये टोडलर अवस्था जो है ये इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो जब इस एज में तुम आप देखिएगा तो ये क्या है, पहला है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ये भी एरिक्सन का थ्योरी है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, अर्थात स्वायत्ता बनाम सर्म, ठीक है। अब इसमें बच्चा जो है एक तरह से आप कभी कभी देखेंगे कि 2 से 4 साल का जो बच्चा रहता है ना, वह धीरे धीरे जो है उनमें एक शेम की भावना, है ना, शर्म की भावना आती है। कभी कभी वह जब पूछेंगे ये बात तो वह बात करते करते उस शर्माने लगेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये जो, या फिर वह अपने बातों को खुल के रखने की कोशिश करता है, अपने तरीके से मनवाने की कोशिश करता है। तो ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम वाली जो है कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको एरिक्सन ने दिया है। और ये जो है लागू होता है 0 से 2 साल, सॉरी 2 से 4 साल के बीच में, ठीक है। आगे है वॉकिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। ये पियाजे का कंसेप्ट है जो कि प्री ऑपरेशनल पीरियड में आएगा। आगे हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी शॉर्ट में जो है इसको देखते चलिए। तो वॉकिंग एंड टॉकिंग, ठीक है, अर्थात चलना फिरना और बातें करने सीखना, ठीक है। तो ये 2 से 4 साल के बीच में आता है, ठीक है। तो ये भी इसकी विशेषताएं हैं इस एज का। अगला है शौच प्रशिक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पोटी ट्रेनिंग, है ना, या टॉयलेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये भी जो है एरिक्सन का दिया हुआ कंसेप्ट है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप्स, है ना, यानी कि अपने आप में जो है भावनाओं पर नियंत्रण विकसित करना बच्चा सीखता है ना। जैसे वह माता पिता इस एज में बच्चों को टॉयलेट कराना सिखाते हैं, कब टॉयलेट मतलब लगेगा तो क्या बोलना है, नहीं क्या करना है, किस तरह से टॉयलेट करना है। तो ये पोटी ट्रेनिंग जो है इस बीच में बच्चा सीखता है ना, और नियंत्रण, अपने आप को नियंत्रण करने सीखता है। तो ये जो है एरिक्सन का दिया हुआ थ्योरी है जो कि 2 से 4 वर्ष में लागू होता है। तो ये आपने देखा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इसी में आएगा, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। फिर क्या है, वॉकिंग एंड टॉकिंग, ये भी इसी में आएगा, एंड बॉडी ट्रेनिंग, ठीक है। आगे है पूर्व प्राथमिक अवस्था, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यह पूर्व प्राथमिक अवस्था, प्री स्कूल एज, यानी स्कूल जाने से जस्ट पहले की अवस्था, ठीक है, से लेकर के एक तरह से आप कहें कि वह स्कूल एज उसको नहीं नॉर्मली हम लोग मानते हैं। वैसे अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से हमारा तो खैर अभी कुछ इस एज में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मली मान के चलते हैं प्री स्कूल एज, ठीक है। तो इस एज में आपको क्या देखने को मिलेगी, चलिए। तो ये प्री स्कूल एज जो है, जैसे यहाँ 3 से 6 साल का जो ये है, तो इसमें आप देखेंगे, है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझते हैं। पहला इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये भी एरिक्सन का थ्योरी, ये थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से देखेगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के हम लोग डिटेल में आगे फिर जैसा मैंने बताया है कि अलग अलग लोग थ्योरी अलग से पढ़ेंगे, पियाजे का, है ना, वाइगोत्स्की का, या फिर कोहलबर का, जो भी सिद्धांत है हम लोग, है ना, एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चूंकि स्टेज वाइज अगर हम कंपेयर कर पाए प्रत्येक स्टेज में तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हमने स्टेज वाइज थोड़ा सा हम लोग ले लिए। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग देख रहे थे प्री स्कूल एज में क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है, यानी पहल बनाम अपराध बोध। अब क्या होता है, जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है तो बच्चा कुछ अपने से कुछ करने के लिए सोचता है या अपने से कुछ करना सीखता है। उसे लगता है ना, कि जो मैं कर पा रहा हूँ वह बिल्कुल सही
समझ में आया कि नहीं? वो अपने आप को एक तरह से वो इनिशिएटिव लेता है कोई भी काम करने का, लेकिन आप देखेंगे पेरेंट्स या फिर घर के जो भी मेंबर्स हैं वो हमेशा उसको उस चीज़ को लेकर डांटते रहते हैं, मना करते रहते हैं, बेटा ये नहीं करो, वो नहीं करो, ठीक है। तो बहुत बार उसको गिल्टी फील भी होता है। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है पहल बनाम एक तरह से अपराध बोध। तो ये एरिक्सन का थ्योरी है जो कि लागू होता है प्री स्कूल एज में। आगे है इमेजिनेटिव प्ले, है ना, ये पियाजे का कंसेप्ट है इमेजिनेटिव प्ले अर्थात कल्पनात्मक खेल। बच्चा जो है तरह तरह की उस दिमाग में कल्पनाएं चलती है ना, इमेजिनेशन चलता है कोई खेल को लेकर के। आप देखे भी होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं या नॉर्मली जो 3 साल से 6 साल के बीच में, तो वह तरह तरह की चीज़ इमेजिनेशन करते हैं, है ना। कभी डॉक्टर बन जाएगा, कभी और कुछ रोल ले लेगा, कभी और कुछ ले लेगा, कभी वो कुछ और इमेजिन करेगा। तो ये इमेजिनेटिव प्ले है ना, या सिंबॉलिक प्ले कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तीसरा है डेवलप मोटर स्किल, है ना, ये वाइगोत्स्की का थ्योरी है जो इस एज में लागू होता है, ठीक है। डेवलपिंग ऑफ मोटर स्किल। अब मोटर स्किल कहने का मतलब है हाथ पैर जो है वह चलाना सीखता है, जैसे तरह तरह का खेल, है ना, कभी साइकिल चलाने सीखेगा या कभी और कुछ, कभी रस्सी फांदना सीखेगा। तो अलग अलग तरह का जो है वह स्किल सीखता है ना, अर्थात मोटर स्किल जो है हाथ पैर जो है वह चलाना सीखता है इस एज में। अब हाथ पैर चलाने का कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर कार्य के लिए या किसी पार्टिकुलर गेम के लिए जो है वह किस तरह का जो है वह एक्ट करना है बच्चों को, या किस प्रकार से जो है वह अपने मोटर स्किल जो है यूज करना है, उसको वह अच्छी प्रकार से यहाँ पे सीखने की कोशिश करता है। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है वह 3 से 6 साल अर्थात प्री स्कूल एज में ये विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। तो ये विशेषताएं आपको अच्छी तरह से याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। चलिए अगला स्टेज नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा है वह क्या है, स्कूल एज, है ना। नॉर्मली स्कूल एज जो है क्लास 6 से 12 तक के जो है एजेस हैं, इसको हम लोग यहाँ पे चलिए स्कूल एज यहाँ पे मानते हैं। तो इस स्कूल एज में क्या है, आपको कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों को देखने को मिलती है। तो पहला है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, है ना, ये भी एरिक्सन का दिया हुआ थियरी है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं उद्योग बनाम हीनता। इसमें बच्चा जो है उद्यमी धीरे धीरे बनता है, बच्चा मेहनत करना सीखता है, ठीक है। क्या करता है, बच्चा मेहनत करना सीखता है इस एज में, ठीक है। और उसके ये में जो है और उपलब्धि चाहता है उसके बदौलत, मतलब जो वो मेहनत कर रहा है तो उसके लिए वह उपलब्धि भी चाहता है। और बहुत बार नहीं मिलने से अपने आप को इन्फीरियोरिटी महसूस करता है, ठीक है, कि मुझसे नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर पाया, तो उसे गुस्सा भी होता है या फिर वह। बढ़ते हैं आगे तो आप देख पाएंगे नेक्स्ट हमने ये बात किया कि बच्चा जो है वह मेहनत करना सीखता है, साथ साथ उसके लिए उपलब्धि चाहता है। अगर उपलब्धि नहीं मिले तो बहुत बार उसे इन्फीरियोरिटी महसूस भी होती है। आगे है तो इस केस में हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, एक तरह से उसको प्रेरित करना चाहिए, है ना, उत्साह उसे देना चाहिए। आगे है उसे कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए उसको बधाई देना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट, है ना, ऑपरेशनल थॉट, है ना, ये पियाजे का थ्योरी है जो कि लागू होता है स्कूल एज में। बच्चे जो है कॉन्क्रीट रूप से जो है अर्थात ठोस संक्रियात्मक सोच जो है बच्चे में डेवलप होता है। वह चीज़ों को जो है वह अभी एक तरह से मतलब इमेजिनेशन वाला जो है थॉट उसके पास नहीं आता है, है ना, हाइपोथेटिकल सब जो तो बात की बात है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चीज़ है जो वो देखता है उसके बारे में वो विशेष जानकारी वो प्राप्त कर लेता है, मतलब ये जो चीज़ें हो एक्चुअल जानकारी जो है, जो चीज़ों को जो देख पाता है उसको हूबहू वह व्यक्त कर पाएगा चीज़ों को, है ना, वह कॉन्क्रीट चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये है ठोस संक्रियात्मक सोच अर्थात तर्क गणित और जो भी नियम है उसको सीखता है बच्चा इस एज में। अगला है लास्ट हम लोग इसी मतलब इस स्कूल एज का जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, लर्निंग एंड सोशल। इसके लिए वाइगोत्स्की का थ्योरी है ना, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इस एज में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो लर्निंग एंड सोशल स्किल कहने का मतलब वो समाज के साथ जो है ना, समाज में जो भी मेंबर हैं जो व्यक्ति हैं उनके साथ कोऑपरेट किस तरह से करना है ना, कैसे बातें करनी है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सीखता है। तो ये रहा स्कूल एज की विशेषताएं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि ये विशेषता जो है कौन सी एज के अंतर्गत है
है ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे है किशोरावस्था, है ना, जो एडोलेसेंस एज है, जो कि 12 से 18 साल तक के बीच का है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, है ना, ये एरिक्सन का थ्योरी है ना। तो पहल बनाम भूमिका प्रबंध, इस बीच में जो है बच्चा जो है हमेशा अपने आप में ये खोया रहता है कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, है ना, हु आई एम। ठीक है, इस प्रकार का जो थ्योरी है ना, उस पर वह खोया रहता है। उसके दिमाग में जो एडोलेसेंस एज में तरह तरह की जो है बदलाव होती है। ठीक है, और वह समाज में कुछ अपने आप को एक जगह देखना चाहता है या कुछ अच्छा करना चाहता है ना, समाज के बने नियमों को जो है वो फॉलो करता है, बहुत तरह की चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इस एज में जो है अब देखेंगे वह अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि चीज़ों को जो है वह फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में जो है आ जाता है, और वह क्या करता है कि जैसे कोई चीज़ का वह अपना जिम्मेवारी उठाना चाह रहा है। ठीक है, तो वह उसको थोड़ा सा अपने तरीके से सोचना चीज़ों को। ठीक है, इमेजिनेटिंग वार्मनेस, मतलब एक तरह से क्या हम लोग कर सकते हैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, उसको अपने आप में वो सोच पाता है ना, इमेजिन कर पाता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस टाइप का चीज़ें। ठीक है, आगे है भावनात्मक परिवर्तन, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा, है ना। किशोरावस्था एज में भावनात्मक परिवर्तन हो गया, या अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, जो सेक्स होता है उसके साथ जो एक तरह से अट्रैक्शन होना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको जो है इस एज में देखने को मिलेगा, है ना। तो भावनात्मक परिवर्तन और स्वतंत्रता, है ना, यानी कि इंडिपेंडेंसी बच्चा चाहता है ना। माँ बाप हमेशा एक तरह से देखेंगे आप इस एज में बच्चों को जो है वो एक तरह से बांधना चाहते हैं, है ना। बांधना चाहते हैं कहने का मतलब है वह एक उसको कहीं उसे लगता है कहीं मेरा बच्चा जो है बिगड़ ना जाए। ठीक है, संगत खराब ना हो जाए, इस तरह के। और बच्चा क्या चाहता है, वो उसके विपरीत, है ना, उसे लगता है कि माँ बाप जो है हम पर जो है प्रतिबंध कर रहे हैं ना, दोस्तों के साथ घुलने मिलने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वह अपने आप को इंडिपेंडेंसी चाहता है, समझ में आ रहा है। और इसी को लेकर के बहुत बार जो है बच्चों में क्या होता है, वह इमोशनल जो है एक अलग प्रकार के इमोशनल चेंजेस जो है उसको देखने को मिल जाती है। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें जो है वह जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका एक पार्ट है। ये तो हमने थोड़ा शॉर्ट में देखा, इसके चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और एक एक थ्योरी वाइज देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक ही साथ जो है चीज़ें को हम लोग अगर देख रहे हैं, तो शायद उनको एक बार में लगेगा कि कन्फ्यूजन टाइप का चीज़, ये तो हम लोग रट्टा मार ले रहे हैं, मारना पड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो है आपको और अच्छा से समझ में आएगा जब सारे स्टेजेस को आप अच्छे से देखेंगे, सारे थ्योरीज को अच्छे से देखेंगे आगे एक एक करके। तो हम लोग उसी को आगे देखने वाले हैं, लेकिन हमको इसलिए कंपेयर इसको करा दिए क्योंकि किस एज में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको जानना। चलिए आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एज, जो सबसे लास्ट हम लोग देखे, तो उसको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो जो एडोलेसेंस जो एज होता है, जो कि मैंने 12 से 18 साल की बात किया, है ना, 12 से 18, इस बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, है ना। फिजिकल ग्रोथ काफ़ी तेजी से होगा, बच्चा काफ़ी तेजी से जो है देखिए आप बढ़ने लगता है ना इस एज में। दूसरा है इमोशनल, है ना, इनस्टेबिलिटी, यानी कि भावनात्मक अस्थिरता। बच्चे में जो है भावना एक तरह से इमोशनल जो है काफ़ी तेज़ी से चेंज होने लगते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि इस एज में बच्चे में जो है इस तरह से भावनाएं क्यों बदल रही। ठीक है, क्योंकि उस एज में वो तरह तरह के ग्रुप के बच्चों से मिलता है, लोगों से मिलता है ना, स्कूल जाता है, तो अलग अलग तरह की जो है वो एक तरह से ग्रुप में जाता है, तो अलग अलग तरह की भावनाएं उसको देखने को मिलती है। साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी इस समय हो रहे होते हैं विशेष रूप से। तो इसको लेकर के जो है उसकी इमोशंस पर इसका बदलाव होता है। तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी मतलब एक प्रकार की आपको इसके भावनात्मक देखने नहीं मिलेगा, भावनात्मक मतलब भावनात्मा में अर्थात इमोशंस में काफ़ी आपको अस्थिरता देखने को मिलेगी, वो इमोशंस बदलता रहेगा बच्चों में। आगे है पीयर इन्फ्लुएंस। इस एज में जो है बच्चों में जो है मुख्य रूप से जो है क्या भावी रहता है, पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस मतलब उनके जो संग दोस्त रहेंगे, उनके जो ग्रुप रहेगा, है ना, पीयर ग्रुप्स, जो उनके दोस्त हैं, है ना, उनका प्रभाव रहेगा, है ना। जैसा दोस्त चाहेंगे वैसा वो करने की कोशिश करेगा, दोस्त से अधिकतर समय देने की कोशिश करेगा, है ना। तो
अब दोस्तों की बातों को मनवाने की कोशिश करेगा, इस तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस या फिर समवयस्क प्रभाव, हिंदी में है इसको है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं पीयर इन्फ्लुएंस, यानी अर्थात अपने जो दोस्त हैं उनका प्रभाव जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा है ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट रूप से जो है, यानी कि कंक्रीट से निकल कर जो है वह चीज़ों को एक तरह से इमेजिनेशन करते हुए चीज़ों को वह सोचने की कोशिश करता है, तो ये हम लोग को इसको कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये सारा जो है वह किसका पार्ट है, ये जो है वह एडोलेसेंस एज का विशेषता हो गया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ इमेजेस आपको दिए गए हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। जैसा आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में पीयर रिलेशनशिप में आ जाता है बच्चा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जो है ना, लगाव आपको देखने को मिलेगा। आगे है डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, बच्चा जो है इंडिपेंडेंस चाहता है, ठीक है ना। इसी बीच में तो आप देखेंगे कि बच्चों का जो है अट्रैक्शन जो है ना, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का अट्रैक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उस बीच में वह इंडिपेंडेंस चाहता है ना, अपने आप को। दूसरा है इमोशनल चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वह बहुत जल्दी रूठ जाएगा, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्लियर। या फिर आप देखेंगे कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा वो प्यार करने लगेगा, है ना, पेरेंट्स से, या बात मनवाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको इमोशनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है लोगों का, है ना। इसमें इस एज में जो है बच्चा काफ़ी दिमाग भी चला पाता है, ठीक है। केवल उतना ही नहीं है, इस एज में बच्चे जो एक तरह से कहेंगे, इसको तूफानी एज भी कहा गया है, ठीक है। तो इस एज में बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है ना, ज्ञानात्मक जो है विकास भी होता है। तो ये सारा चीज़ें जो है वह डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ताकि आप हमेशा आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएँ। तो ये एडोलेसेंस एज की विशेषताएं होगी, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले। अब जो है अब आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल स्टेजेस वाइज हम लोग चल रहे हैं, और स्टेजेस वाइज जो है आपको चीज़ों को समझना चाहिए। पहले स्टेज वाइज अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात, अगर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब किसी पार्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट का थ्योरी से क्वेश्चन पूछ दिया, तब अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तब तो दिक्कत होना लाजमी है। इसलिए जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी थ्योरी है, चूँकि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, थ्योरीज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, सॉरी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो थ्योरीज है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला थ्योरी हमारे पास आ जाता है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अर्थात पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसको हम लोग देखेंगे, क्लियर है। तो पियाजे का जो डेवलपमेंट है ना, वह किस पर आधारित है, क्या है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना, ये अच्छा, इस पहले इसको स्टेजेस को जो है देख लेते हैं डायग्राम में, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये डायग्राम, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। डायग्राम को आप जैसा देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो पहला इसका कौन कौन से स्टेजेज है, कितने स्टेज है, पहले तो आपको स्टेज याद रखना पड़ेगा। तो पियाजे का टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 स्टेजेज हैं। तो पहला याद रखना है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसमें टोटल कितने थ्योरी हैं, तो 4 जो है, सॉरी कितने स्टेजेज हैं, 4 स्टेजेज है। पहला स्टेज का नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे संवेदी गति अवस्था। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है ऑपरेशनल, है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से 4 अवस्था हो गई। ये तो आपने देखा अवस्था के बारे में। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि प्रत्येक स्टेज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले थोड़ा सा, चलिए आते हैं। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ये बच्चा बर्थ से लेके 2 साल तक का एज प्रत्येक चीज़ यहाँ जितना लिखा हुआ है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वह किस एज में आता है, तो बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 2 साल तक का एज जो है वह पियाजे के हिसाब से वह सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आएगा,
ठीक है। अब सेंसरी नाम क्यों दिया गया है? तो सेंसरी मोटर स्टेज नाम से जैसा कि क्लियर है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, आपको सभी जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से जो है बच्चा सीखने की कोशिश करता है। उस समय वो बोल तो नहीं पाता है कि बच्चों को सॉरी अपने माँ बाप को या फिर किसी को वह बोल के कुछ बात को बताए, तो वह क्या करता है, जो रेस्पॉन्स देता है वह ज्ञानेंद्रियों से जैसा वह चीज़ों को एक्सेप्ट करता है ना, उसके हिसाब से वो अपने आप को रिस्पॉन्ड देता है। तो इसीलिए इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज अर्थात संवेदी गति अवस्था कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? तो ये 0 से 2 साल हो गया। और इस एज में जो है वो बच्चा क्या करता है, जो भी रिस्पॉन्ड देता है वह किसके आधार पे, सेंस ऑर्गन के आधार पे, ठीक है। जैसा वह टच करके वो चीज़ों को समझेगा, ठंडा है गर्म है, तो वो चीज़ों को पकड़े, दोबारा उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड देगा। जैसे गर्म चीज़ पकड़ लिया तो अगला बार नहीं पकड़ेगा, समझ में। अब जैसे खा करके चेक करके देखेगा, टेस्ट करके देखेगा, अगर अच्छा लगा तो दोबारा खाएगा, अच्छा रिस्पॉन्ड देगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे है लर्निंग थ्रू सेंस एंड एक्शन। इसी चीज़ को हम बार बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं कि वह सीखता क्या है, सेंस के माध्यम, सेंस मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और फिर उसी के हिसाब से वह एक्शन भी करता है ना, करने सीखता है। तो ये सेंसरी स्टेज हो गया। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज क्या हो जाएगा, 2 से 7 साल, है ना। क्या है? 2 से 7 साल का उम्र होगा, उसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे बच्चों का। इस एज में बच्चा क्या करता है, तो सिंबॉलिक थिंकिंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। इस एज में बच्चा जो है सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। सिंबॉलिक थिंकिंग मतलब कि कोई सिंबल को देखेगा, कहेगा कि हाँ ये क्या है। तो अब बच्चों को अब वो ये देखना, मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस एज में बच्चा कोई चीज़ को देखेगा तो देख के जो है वो दिमाग में फिक्स करना शुरू करेगा कि हाँ ये एलिफेंट है। जैसे यहाँ बच्चा देख पा रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं, है ना, कि इसका माम या पिताजी ये बताएंगे बेटा ये चांद है, ठीक है, या इसको मून कहेंगे। तो फिर वो इस इमेज को पहली बार देखेगा और फिर दिमाग में उसको फिक्स करेगा कि हाँ ये मून है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अपने अराउंड में, है ना, सराउंडिंग में जो कुछ भी देखेगा उसको एक एक करके वह सीखेगा, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहेगा बच्चा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, ठीक है। और इसमें वह सिंबॉलिक थिंकिंग और यूज ऑफ लैंग्वेज, है ना, वो भाषा भी बोलना सीखता है और सिंबॉलिक थिंकिंग, तो ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तीसरा आ जाता है दोस्तों, है ना, वह क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये एज जो है वह कितना है, 7 से 11 साल का जो एज है उसको हम लोग बोलते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, बच्चे लॉजिकल थिंकिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब अभी तक में क्या था, बच्चा को वह बच्चा कोई भी चीज़ को देख रहा था, है ना, कोई भी सिंबल को देख रहा था और देखने के बाद वह उसके बारे में ये जान पा रहा था कि हाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है। अगर बच्चा को बोलोगे कि व्हाट इज दिस, तो बताएगा यस दिस इज एलिफेंट, व्हाट इज दैट, तो दैट इज हॉर्स। तो वो था कि वह चीज़ों को क्या कर रहा था, कॉन्क्रीट रूप से वह देख, सॉरी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, वह सिंबल से जो है वह थिंकिंग कर पा रहा था, सिंबल देख करके। या मान लिया बच्चा वो एक्चुअल में नहीं भी देख रहा है, सिंबल भी देख पा रहा है, तो दिमाग में है कि हाँ इसको क्या बोलना है। लेकिन अब कॉन्क्रीट में क्या आता है, वह लॉजिकल थिंकिंग करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जो है ना, लॉजिकली। जैसे आप पूछोगे बेटा एलिफेंट आपने देखा था, तो वहाँ तो एलिफेंट में क्या क्या होता है, तो वह बता पाएगा कि हाँ एलिफेंट में की जो एक सूंड है, ठीक है, कितने पैर हैं, एलिफेंट कैसा दिखता है, कैसा कलर होता है। इस तरह की चीज़ें जो है वह लॉजिकली थिंकिंग करके वह बता पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जो भी वो कॉन्क्रीट चीज़ों को वो देखेगा दिमाग में, तो उसके बारे में वह लॉजिक के हिसाब से वह बता पाएगा क्या है नहीं है। तो ये रहा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आगे है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो सबसे अंतिम अवस्था होती है पियाजे का। ये पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, पक्का मान के चलिए, है ना। तो यहाँ से अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पियाजे का सबसे अंतिम स्टेज कौन सा है, तो वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसका एज क्या है, तो 12 से लेकर 18 साल। क्लियर हो गया? तो इसमें बच्चा क्या, कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों को देखने को मिलेगी तो एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग तो स्टार्ट हो गया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से ही, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, वो लाइफ टाइम अब चलेगा। लेकिन इसमें जो है बच्चे एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तरीके से मतलब उससे जो हाई लेवल की चीज़ें जो है
वह सीखते हैं। ठीक है, जैसे वह अपने से कोई नया चीज, नया विचार वो अपने से ला सकता है ना, समझ में आया? वैसा विचार जो कोई ऑब्जेक्ट को देख करके ही नहीं, बल्कि वह हाइपोथेटिकल टाइप का चीज जो वो अपने से भी कोई एक नया विचार, नया सोच जनरेट कर सकता है, अपना आइडिया एक ला सकता है, इस तरह की कोई चीजें। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, जो कि 12 से 18 साल की एज में देखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये था। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये डायग्राम का जिक्र हमने यहाँ पे सेकेंड में नहीं किया। जैसा आप ये देख पा रहे हैं इस एज में, इस यहाँ पर है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि ये दो बच्चे हैं, है ना। अब इसमें अगर ये बच्चे को आप यहाँ से देखेंगे कि ये यहाँ पर कम पानी है या एक में ज़्यादा है ना, समझ में आया? तो वो समझ पाएगा कि नहीं, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो हमें इसे चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये कम है। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से वो क्वांटिटी को देख के समझ पाएगा, बड़ा छोटा समझ पाएगा, है ना, और खट्टा मीठा समझ पाएगा, क्या है नहीं है ना, क्या उसे पसंद है नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वह धीरे धीरे, चूंकि वह एक बार देख लेता है, वो समझ जाता है कि हाँ उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो वह लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा कॉन्क्रीट चीज़ों को देख करके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल कर लीजिएगा, और बाकी पीडीएफ जो है आपको दे ही दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले करेक्टरिस्टिक्स की ओर, सॉरी अगले स्टेजेस की ओर, जो सॉरी नेक्स्ट जो थ्योरी है उसकी ओर, है ना। तो ये हमने देखा अभी किसके बारे में, पियाजे के जो स्टेजेस थे, है ना, इसके बारे में हमने। अब यहाँ पे मुख्य क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दो तीन चीज़ें पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, तो वह मुख्य रूप से बेस है किस पर, है ना, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो मुख्य रूप से बेस है यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग पर, और ऑब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर। ठीक है, और लॉजिकल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ना, लॉजिकल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो लॉजिकल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो लॉजिकल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ये देखने को मिलेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेज में। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेज में। तो ये केवल ये 4th नंबर का जो स्टेज है इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, बाकी सारा कुछ हमने यहाँ पे डायग्राम में दे दिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। और बाकी अगर इसमें और भी इसकी विशेषताएं अगर ये क्लियर नहीं दिखाई देगी पीडीएफ में, तो ये सारी चीज़ को जो है मैं यहाँ नोट्स के तौर पे जो है अपडेट करके मैं दे दूंगा, जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तब। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है पियाजे का स्टेजेस, तो हमने जस्ट अभी ही बताया, तो ये अच्छा हमको लगता है ये दोबारा आ गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट थ्योरी की ओर। अगला थ्योरी आपके सामने है दोस्तों। अगला थ्योरी क्या है देखिए, तो अगला थ्योरी हम देख पा रहे हैं ये है एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, है ना, यानी कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, है ना, कि एरिक्सन के द्वारा जो है जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया वह क्या है। क्लियर है? तो ये भी एक पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी में एरिक्सन के द्वारा जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है उसको नाउ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी में जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छा से चीज़ें दिख पाए। तो ये टोटल 8 स्टेजेस हैं, है ना। एरिक्सन का मनोसामाजिक जो सिद्धांत विकास का सिद्धांत है उसमें कितनी स्टेजेस हैं अगर आपको कहा जाएगा, तो टोटल 8 स्टेज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है, पहले तो हम लोग स्टेजेस बात कर लेते हैं, इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो आपको इससे पहले जब हम स्टेज के साथ कंपेयर कर रहे थे उसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र हमने किया था। दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है। तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। तो पांचवा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। छठा क्या है, तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सातवां नंबर में है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, है ना। और आठवां क्या है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं, आपको डायग्राम के साथ भी हम लोग दिए हैं तो इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे कि किस एज में जो है कौन, सॉरी यस, किस एज में जो है एरिक्सन के द्वारा कौन सा स्टेज के बारे में जिक्र किया गया और उस स्टेज का विशेषता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे।
तो जैसा कि आपने देखा, ठीक है, कि एरिक्सन के द्वारा जो बताया गया जो सिद्धांत है साइकोलॉजिकल थ्योरी, इसमें टोटल 8 स्टेजेज हैं। और इस 8 स्टेजेज में एरिक्सन ने किसी भी व्यक्ति का, है ना, शुरू से लेकर के अंत तक, है ना, यानी 65+ साल तक जो है जब व्यक्ति के जो जो भी स्टेजेज है, जो भी परिवर्तन है या जो भी विशेषताएं हैं, उनको इस 8 स्टेजेज में उन्होंने बांटा है। अब इसको जो है थोड़ा सा डिटेल हम लोग अच्छा से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, इन 8 स्टेजेस को हमने जो है डिटेल में यहाँ पे लिया है, तो ध्यान से देखेंगे। पहला हम लोग समझते हैं कि एरिक्सन का मुख्य विचार जो है किस पर आधारित है। तो यहाँ पे एरिक्सन के अनुसार, है ना, समझिएगा, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति का विकास जीवन भर चलता रहता है ना। एरिक्सन ने जो थ्योरी दिया उनके अनुसार व्यक्ति का विकास जीवन भर चलता रहता है और हर अवस्था में एक मनोसामाजिक संघर्ष होता है, यानी कि प्रत्येक स्टेज पर व्यक्ति में जो है एक मनोसामाजिक संघर्ष देखने को मिलता है। और यदि व्यक्ति उस संघर्ष को सफलतापूर्वक हल कर लेता है तो उस एक तरह से कहेंगे कि उसका व्यक्तित्व जो है एक तरह से स्वस्थ विकसित होता है, अपने आप में वो सेटिस्फाइड महसूस करता है, ठीक है। तो इसी को 8 भाग में जो है उन्होंने बताया। तो पहले एक एक करके हम लोग आते हैं। जो पहला जो स्टेज है ना एरिक्सन का, वह क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि 0 से 1 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो पहला है कि बच्चा सीखता है कि दुनिया सुरक्षित है या नहीं, अर्थात उसके लिए जो है जो भी दुनिया में जो व्यक्ति है, जो भी चीज़ें हैं, वह उसके लिए सुरक्षित है या नहीं, उस पर वह ट्रस्ट कर सकता है या नहीं, है ना। तो यही है, अगर वह सही देखता है, सही देखभाल होता है, तो अपने आप को विश्वास बढ़ता है, उसमें ट्रस्ट करने लगता है। और अगर उसे लगता है कि नहीं, उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, या उसे उपेक्षा किया जा रहा है, तो फिर वह उसमें मिसट्रस्ट की चीज़ें देखने को मिलती है, वह अविश्वास करता है, ठीक है। तो ये जो बात है, वह ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वह 0 से 1 साल की, है ना, बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। आगे आते हैं सेकेंड स्टेज में जो है क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। इंग्लिश में क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्वायत्तता बनाम लज्जा, है ना। तो यह 1 से 3 साल के बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। कि चीज़ को याद रखना है, नाम, एज और विशेषता, 1 से 3 साल में देखने को मिलेगी। इस एज में बच्चों को क्या देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिए। बच्चा स्वयं कार्य करना सीखता है ना। स्वायत्तता का मतलब ही होता है स्वयं से करना। तो बच्चे क्या है, स्वयं कार्य करना सीखता है। दूसरा कि अगर उसे प्रोत्साहन मिलता है, जो भी वह कार्य करता है उसमें, अगर बच्चे के जो माँ बाप है, जो भी व्यक्ति है, जो टीचर है ना, अगर उसे क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, तो फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और यदि उसको डांट दिया जाता है, ठीक है, तो उसे लज्जा महसूस होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस एज में जो है ये विशेषताएं देखने को मिलती है, और इस एज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। क्लियर है। आगे जो है एरिक्सन का तीसरा जो थ्योरी स्टेज है ना, सॉरी ये कहाँ चला गया, हाँ। तो एरिक्सन का जो तीसरा थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग समझ। जो तीसरा स्टेज है वो क्या कहता है, देखिए, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे पहल बनाम अपराध बोध। तो इसमें एज क्या है, ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का जो कंसेप्ट है ना, ये स्टेज कौन से एज में आता है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों में ये देखने को मिलता है ना, 3 to 6 ईयर। इसमें विशेषताएं क्या है कि बच्चा नई गतिविधियां करता है ना, नया नया प्रकार की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा बच्चों में। दूसरा है, अगर उसे समर्थन मिला, ठीक है, तो क्या करता है, वो आगे कार्य करने के लिए जो है वो प्रेरित होता है ना, आगे अगले कार्य के लिए वो पहल करता है, ठीक है। एक तरह से उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगी। और यदि उसे रोका जाता है उस कार्य को करने के लिए, तो अपराध बोध जो है महसूस होगा। क्लियर है। तो ये जो है वह है आपका पहल बनाम अपराध बोध। क्लियर हो गया। आगे है चौथा स्टेज में ये है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी का, उद्योग बनाम हीन भावना, है ना, उद्योग बनाम हीन भावना। तो ये जो है आपको 6 से 12 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। ये एरिक्सन के हिसाब से ये एज है 6 से 12 साल। अब इसमें बच्चा पढ़ाई लिखाई और कौशल करना सीखता है ना। इस एज में 6 से 12 साल तक के एज में बच्चा क्या करता है, अब पढ़ाई लिखाई और कौशल सीखता है।
दूसरा है, अगर बच्चे को सफलता मिलती है तो आत्मविश्वास फिर बढ़ता है बच्चे का। अगर वो उसमें असफल हो जाता है तो फिर उसमें हीन भावना बच्चों में महसूस होती है। समझ में आ गया। अब देखिए दोनों तीनों जो है काफ़ी एक दूसरे से को रिलेट है ना, सब में इन्फेरियोरिटी जैसी बात सब में यहाँ पे आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है डिफरेंस है, तो इसको बिल्कुल अच्छा से समझना है, अन्यथा फिर यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए जो चीज़ों को बताया जा रहा है उसको अच्छा से देखना है। अब इसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे, हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। देखिए नाम से क्लियर है, यहाँ पे उद्योग बनाम हीन भावना अर्थात इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। तो बच्चे को इन्फीरियोरिटी कब होगा, जब वो असफल होगा। ठीक है, समझ, और वह सफल हुआ तो फिर उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो ये रहा। और नीचे वाला में जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये है पहल बनाम अपराध बोध। पहल कब होगा, जब उसमें वो समर्थन दिया जाएगा। अब अपराध बोध जो है गिल्टी कब भाव करेगा, जब उसको रोका जाएगा। तो इस चीज़ों को जो है ध्यान से आप देखेंगे। अगला है 5th नंबर, है ना, जो पांचवा हमारा स्टेज है इसका, उसको समझते हैं। तो 5th जो स्टेज है उसमें ये कहता है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बच्चा जो है ना, इसमें पहचान बनाम भूमिका भ्रम में फंसा रहता है। अब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन क्या है, देखिए बच्चा अपनी पहचान खोजता है। ठीक है, उसे लगता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, वो किस रोल में हूँ। ठीक है, अपने आप को बच्चा जो है इस 12 से 18 साल की उम्र में इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चलती है ना। वह स्पष्ट पहचान करने की कोशिश करता है, सही दिशा, है ना, समटाइम वो सही दिशा पकड़ लेता है। क्लियर है। और दूसरा है भ्रम। यदि भ्रम वाली इस सिचुएशन अगर उसके पास आ जाता है तो वो असमंजस में रहता है। तो ये जो है चीज़ें हैं ये देखने को मिलती है 12 से 18 साल की उम्र में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 12 से 18 साल का जो उम्र है, ठीक है, वह आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बच्चा अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है ना, अपनी खोज समाज के बीच वो अपने आप को रखने की कोशिश करता है कि समाज में उसकी क्या वैल्यू है ना, समाज में उसका वह किस लोग किस नज़रिए से देखते हैं, है ना। और वह अगर सही रास्ता पकड़ लेता है, सही पहचान अगर वो पकड़ लेता है तो सही दिशा में चलता है। भ्रम की स्थिति अगर उसमें आ जाती है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, है ना, संतुष्टि उसे नहीं मिलती है, तो वह असमंजस की सिचुएशन में रहता है काफ़ी। आगे है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्या है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अर्थात हिंदी में बोलेंगे निकटता बनाम एकाकीपन। तो ये 18 साल प्लस की चीज़ें हैं। ठीक है, जब बच्चा 18 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, है ना, निकटता, वह समाज में अलग अलग व्यक्तियों के निकट जाता है ना, समाज में अलग अलग व्यक्तियों से जो है वह दोस्ती करता है। ठीक है, वह तुम देखोगे अधिकतर इस एज में जो है लड़के या लड़कियां, ठीक है, वह प्रेम संबंध में जो है वह जाना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस एज में विशेषताएं क्या है, व्यक्ति जो है वह एक तरह से लोगों के संपर्क में आता है, लोगों से के साथ संबंध बनाता है। ठीक है, और बहुत बार जो है क्या होता है कि यदि वो सफल हो जाता है ना, लोगों से जो है वह एक तरह से कह सकते हैं, यदि वह परस्पर तालमेल बना पाता है, संबंध सफल रहता है, तो एक तरह से कहा जाएगा कि वह प्रेम के साथ जो है लोगों के साथ जुड़ा हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर आप देख पाओगे, है ना, कि गर्ल्स बॉयज़ वाली जो सिचुएशन है उसमें जो है बहुत बार जो है यदि उसका प्यार जो है सफल रहता है ना, तो फिर एक तरह से वह एक तरह से वह प्रेम की सिचुएशन बनती है ना, वह लोगों से जुड़ पाता है। और यदि उसका जुड़ाव जो है वह निकटता जो है लोगों के बीच गया, है ना, जिस जिस भी व्यक्ति का हो, है ना, चाहे वो सेम सेक्स का हो या फिर डिफरेंट सेक्स हो, जिस भी व्यक्ति से अगर वह संबंध बनाता है, जिस भी व्यक्ति के संपर्क में जाता है, अगर वह उससे असफल रहता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन बनती है ये 18 से 40 वर्ष के बीच की सिचुएशन है। आगे है 7वां स्टेज। 7वां स्टेज क्या है, देखिए जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सृजनशीलता बनाम ठहराव, है ना। अब ये क्या होता है, ये 40 से 65 साल के बीच की स्टेज है। कितना, 40 से 65 साल के बीच का स्टेज है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन अर्थात सृजनशीलता बनाम ठहराव। इसमें क्या होता है समझिए, इसमें क्या है कि व्यक्ति
देखिए, व्यक्ति समाज के लिए योगदान देता है ना। इस एज में व्यक्ति क्या करता है, समाज के लिए योगदान देता है। चूँकि इस एज तक आते आते वो काफ़ी एक तरह से अनुभव लोगों को मिल जाता है, तो इसमें वह समाज के लिए कुछ योगदान देता है ना। और योगदान अगर वह अच्छे तरीके से योगदान दे पाता है जैसा अपने सोच के हिसाब से, तो अपने आप में उसे संतुष्टि मिलती है, ठीक है। और यदि व्यक्ति में स्वार्थ की भावना आ जाती है, वह योगदान नहीं देना चाहता है, तो बस व्यक्ति में ठहराव आ जाता है वहीं पर, ठीक है। और वह फिर अपने देश के लिए या राज्य के लिए जो भी है वह ज़्यादा योगदान नहीं दे पाता, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता, ठीक है। वो अपने स्वार्थ में ही उलझ जाता है, ठीक है। तो ये है 40 से 65 साल के बीच का जो विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि अगला स्टेज हमारा क्या है। तो अगला स्टेज जो है, देखिए अगला स्टेज हमारा आ जाता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अर्थात अखंडता बनाम निराशा, है ना। तो अखंडता बनाम निराशा जो है, इसमें क्या है कि ये 65+ है ना। जब व्यक्ति 65+ का हो जाता है, ठीक है, तब ये स्टेज पहुंचता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का, यानी अखंडता बनाम निराशा का। इसमें क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन स्वयं करता है कि अपने जीवन में वह क्या किया, क्या कमाया, ठीक है, क्या लोगों के लिए योगदान दिया। तो वह अपने जीवन में जो कुछ भी कर किया हुआ होता है, ठीक है, उसको 65+ आते आते जो है अपने आप से वो कंपेयर करता है, ठीक है। अपने जीवन से वो कंपेयर करता है कि उसने क्या किया। और जो व्यक्ति में यह संतोष हो आता है, ठीक है, कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, तो वह उसे खुशी होती है कि हाँ हमने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है। और जिस व्यक्ति ने, है ना, कुछ भी नहीं कर पाया, है ना, तो फिर उसे निराशा हाथ लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो ये 65+ की जो सिचुएशन बनती है, जो 65+ का जो एज वाले लोग होते हैं, उनमें जो है ये स्टेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मुख्य विशेषताएं जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो विकास, अच्छा, यहाँ पर मुख्य विशेषताएं इस पूरे जितने भी स्टेजेज हैं अगर उसकी हम बात करें, तो ये केवल 8 के नहीं, अब से शुरू से लेके 8, है ना, 8 स्टेजेज हमने देखा। इसमें अच्छा जो भी विशेषताएं हैं इसको अच्छा से आप देखेंगे, तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं उसको समझते हैं कि विकास जीवन भर चलता है। इस हर समझना है आपको, है ना, कि ये तो हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि डेवलपमेंट जो है वह लाइफ टाइम चलने वाले प्रोसेस है। आगे हर अवस्था में इसमें आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। सामाजिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। समाज में जो भी आपको अनुभव मिलते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और सफलता से व्यक्ति मजबूत होता है। जब उसको सफलता मिलती है तो उससे जो है व्यक्ति क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी वह एरिक्सन का थ्योरी था। अब ये थ्योरी थोड़ा सा जरूर डीप में हमने देखा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन डीप में पूछता है तो फिर व्यक्ति फंस जाएगा और वो बता नहीं पाएगा, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो ये यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे जो है हमारा जो थ्योरी है वो क्या है, कोहलबर का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है। अब सारा चीज़ को अगर हम एक ही दिन लेंगे तो ये काफ़ी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने पर जो है आपको शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसको हम लोग लेंगे अगले दिन, है ना। अगले क्लास में जो है कोहलबर का जो सिद्धांत है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड्स का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा डिटेल में, है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक जो है जहाँ तक जो हमने देखा वहाँ तक अच्छा से इसको नोट्स तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। हाँ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है कि जो नए हैं ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अब PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें या हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आपको नंबर आपको मिल जाएगा थंबनेल पर, आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।